नारायणपुर से आपको बड़ी खबर बता दें, नक्सलियों ने नेताओं के खिलाफ एक और फरमान जारी यहां पर किया है। बीजेपी के 4 नेताओं के खिलाफ मौत का फरमान यहां पर जारी किया गया है। आपको बता दें कि कांग्रेस के 2 नेता के खिलाफ भी मौत का फरमान जारी किया। इसके पहले भी एक चेतावनी भरा पर्चा जो है, पोस्टर है, वो लगाया गया था यहां पर। रितेश जी, अशफाक इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशफाक, एक बार फिर से इस तरह के फरमान जारी किए गए, क्या कुछ इसमें लिखा गया, डिटेल जानकारी दीजिए। जी देखिए, आज लोकसभा निर्वाचन का जो है पहला चरण बस्तर में होता है और ऐसे में इलाके में चाक चौबंद की व्यवस्था है। इस बीच माओवादियों ने नारायणपुर खोड़गांव जो है अंजरेल माइंस इस इलाके में पर्चा जारी किया है और इस पर्चे में 4 भाजपा नेता जो यहाँ के हैं इनके ऊपर और 2 कांग्रेसी नेताओं के नाम से पर्चा जारी किया है। इसमें नक्सलियों ने इन्हें मौत की सजा सुनाने की बात करी है। इनके ऊपर माओवादियों ने आरोप लगाया है कि बस्तर में जो माइंस खुल रहे हैं लगातार, ये इसकी दलाली कर रहे हैं। परिवहन को लेकर भी माओवादियों ने धमकी भरा शब्द लिखा हुआ है। उसमें जो परिवहन संघ है और जो ट्रक मालिक है, चालक है, इनको भी अंतिम चेतावनी दी है। और इस पर्चे में माओवादियों ने जो पूर्व में 2 भाजपा नेताओं को मौत के घाट उतारा है उसका जिक्र किया है। रतन दुबे और सागर साहू की हत्या माओवादियों ने उस वक्त की थी और ठीक इसी तरह इन नेताओं को भी मारने की बात माओवादियों ने की है। जी तो अशफाक, जिस तरह से जानकारी दे रहे हैं कि एक पर्चा जारी किया गया है और यहाँ पर मौत का फरमान सुनाते हुए एक तरह से धमकी भरा पर्चा ही जारी किया गया, और अक्सर चुनाव से पहले इस तरह से पर्चे हम अक्सर देखते रहे। तो लगातार इस बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं, जहां पर पहले चरण का मतदान इस वक्त चल रहा है। देश भर के 21 राज्यों की 102 सीटों पर सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है और वहां से जुड़ा पल पल का अपडेट, तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कई आम से लेकर खास जो चेहरे हैं वो भी आज सवेरे सवेरे ही वोट डालने के लिए पहुंचे। सबसे पहले तस्वीर जो निकल के सामने आई वो खास थी, उसमें आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने अपना वोट डाला। उसके अलावा कमलनाथ अपने पूरे परिवार के साथ में शिकारपुर के जो पोलिंग बूथ है वहां पर छिंदवाड़ा में वोट डालने के लिए गए, चूंकि छिंदवाड़ा सीट बहुत हाई प्रोफाइल सीट बनी हुई है। उसके अलावा हमने दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु से भी बहुत महत्वपूर्ण तस्वीरें देखी, जिसमें MK स्टालिन जो वहां के मुख्यमंत्री हैं वो वोट डालने के लिए पहुंचे। अन्नामलाई जो कि भारतीय जनता पार्टी की न सिर्फ प्रत्याशी हैं बल्कि भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदें हैं कि क्या इस बार दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु में वो भारतीय जनता पार्टी के लिए जीत का द्वार खोलने जा रहे हैं। उन्हें कोयंबटूर सीट से प्रत्याशी बनाया गया है, लिहाजा वो वोट डालने के लिए पहुंचे। दक्षिण भारतीय फिल्मों के सबसे बड़े चेहरे रजनीकांत को हमने देखा कि वो वोट डालने के लिए पहुंचे। उसके अलावा कई जगहों से ऐसी तस्वीरें भी लगातार आप लोग दिखा रहे थे कि दुल्हन जो है वोट डालने के लिए पहुंची है। खास चेहरे तो नजर आए, VIP लोग जो है वो नजर आए, लेकिन इसके साथ सबसे अच्छी बात देखिए हितेश यहाँ पर कि बुजुर्गों ने बहुत अच्छे से अपनी जिम्मेदारी निभाई है। बुजुर्ग हो, महिला वोटर्स हो, इनकी तादाद सुबह से ही पोलिंग बूथ्स पर नजर आई और ये बेहद खास तस्वीर हो जाती है, क्योंकि इस बार देखिए सभी पार्टियों का जो फोकस है वो भी महिलाओं की तरफ रहा और महिला वोटर्स भी इस बार कितनी जागरूक हैं। पिछली बार की तुलना में इस बार महिला वोटर्स जो है वो ज्यादा भागीदारी अपनी निभा रही हैं और सुबह से ही हर पोलिंग बूथ पर देखिए 21 राज्यों की 102 सीटों पर मतदान शुरू हो चुके हैं। सुबह 6 बजे से IBC 24 का भी ये महा बुलेटिन जारी है, जहां पर हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए जहां पर दुल्हन ने विदाई के बाद ससुराल जाने के पहले उसने अपने जिम्मेदारी का निर्वहन किया और यही तस्वीरें खास बना देती हैं इन मतदानों को। 102 सीटों पर आज मतदान हो रहे हैं पहले चरण के इस मतदान के लिए। ये तस्वीर भी बेहद अलहदा रही, जहां पर नवयुगल ने, नवदंपत्ति ने सबसे पहले वो पहुंचे और सबसे पहले उन्होंने अपनी जिम्मेदारी, अपने अधिकार का प्रयोग यहां पर किया। और ये तस्वीरें आप देखिए अलग अलग जगहों की। बालाघाट की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। बालाघाट में सवेरे से ही लाइन लगी हुई है। इसके पीछे कारण भी है, क्योंकि अब धीरे धीरे धूप बढ़ेगी, तो ऐसे में लोग ये चाहते हैं कि सवेरे से ही सबसे पहले जाकर जब तक मौसम थोड़ा सा अनुकूल है जाकर वोट डाल दिया जाए। और यही वजह है कि तमाम जननेता भी अपील करते हैं और हम भी अपील करते हैं कि पहले मतदान और उसके बाद जलपान, और यही चीजों को चरितार्थ करते नजर आ रहे हैं। भारती पारधी और सम्राट सारस्वर के बीच में बालाघाट में मुख्य मुकाबला है। उसके अलावा तमाम जगहों पर जो प्रत्याशी उतारे गए हैं वो खुद भी वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। आम जनता से भी वो लगातार अपील कर रहे हैं। फुंदेलाल सिंह मार्को ने अपना वोट डाल दिया है। शहडोल सीट से इनको प्रत्याशी बनाया गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। जबलपुर से आशीष दुबे को हमने देखा वोट डालने के लिए पहुंचे, पूजा पाठ की उन्होंने, उसके बाद यहां पर वोट डालने के लिए पहुंचे। कमलनाथ अपने पूरे परिवार के साथ यहां पर वोट डालने पहुंचे और उनका जो प्रतिष्ठित मंदिर है जहां पर लगातार वो स्वयं पूजा करते रहे, हनुमान मंदिर में उन्होंने पूजा की, उसके बाद डाल के। और ये कमलनाथ के लिए ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि जिस तरह से
भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से पूरी छावनी में तब्दील कर दिया था छिंदवाड़ा को। कोई एक दिन ऐसा नहीं बीतता था जब भारतीय जनता पार्टी के कोई दिग्गज चेहरा आकर छिंदवाड़ा में प्रचार करने के लिए नहीं पहुंचता है। ऐसे में चुनौतियां बढ़ी हुई थी। बिल्कुल, चुनौतियां बढ़ी हैं और बहुत दिलचस्प यहाँ का मुकाबला हो गया है इस बार हितेश जी। लेकिन आप कांग्रेस पार्टी का भरोसा कमलनाथ पर देखिए। हाँ। पिछले 9 बार से तो वो सांसद ही रहे हैं। इस बार उनके बेटे नकुलनाथ जो पिछली बार भी सांसद रहे हैं, वो इस बार भी प्रत्याशी हैं। लेकिन कांग्रेस ने भी यहाँ पर दमखम उतना नहीं दिखाया। उनका भरोसा था कि कमलनाथ अकेले ही इस सीट के लिए काफी, और यही वजह है कि प्रचार प्रसार की पूरी जिम्मेदारी जो है वो कमलनाथ ने संभाली हुई थी। और आज भी जब सवेरे वो अपने घर से निकले तो उन्होंने मीडिया से यही कहा कि उनको जनता पर आज भी भरोसा है। जिस जनता ने 44 साल तक उनका साथ दिया है, वो जनता इस बार भी उन्हें बिल्कुल जिताने वाली। तो 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तरफ किन्होंने वोट दिया, वीआईपी लोग जो हैं वो वोट डालने जा रहे हैं। खास और आम सभी लोग आज अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। मोहन मरकाम ने इस वक्त वोट डाल दिया है, पूर्व सरकार में मंत्री रहे हैं और इसके साथ ही पीसीसी चीफ रहे हैं। 5 साल के कांग्रेस के कार्यकाल में इन्होंने महती भूमिका अपनी निभाई है, इन्होंने वोट दे दिया है। इसके साथ ही बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है किरण देव, इन्होंने भी अपना वोट डाल दिया। देखिए, छत्तीसगढ़ की एकमात्र बस्तर लोकसभा सीट पर आज चुनाव हो रहे हैं और छत्तीसगढ़ में इन्होंने वोट डाला है। इसके साथ ही तमाम वो चेहरे जिन्होंने वोट डाला है, उनकी तस्वीरें और उनके नाम आपके टीवी स्क्रीन पर। कुंदेलाल सिंह मार्को है, शेडोल सीट से कांग्रेस पार्टी की उम्मीदें हैं, प्रत्याशी हैं और आदिवासी चेहरा है प्रमुख, और इनको मैदान में उतरा है। हिमाद्री सिंह इनके सामने मैदान में है, जो कि वर्तमान में वहां से सांसद भी, इन्होंने भी वोट डाल दिया है। डॉक्टर राजेश मिश्रा को हम देख रहे हैं, सीधी से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं और इनके सामने कमलेश्वर पटेल, जो कि कमलनाथ सरकार में मंत्री भी रहे हैं, उनकी चुनौती है। कमलनाथ ने अपना वोट डाल दिया है, नकुलनाथ ने वोट डाल दिया है, उनके परिवार के सदस्यों ने वोट डाल दिया है। ये तमाम वो चेहरे हम दिखा रहे हैं जो कि महत्वपूर्ण हैं। और इसके अलावा खास चेहरों के साथ ये अब आम जनता है तेज जी। अब जिस बात का जिक्र मैं आपसे कह रही थी कि देखिए किस तरह से महिला वोटर्स हैं, अच्छी बात ये निकलकर सामने है कि महिला वोटर्स इस बार काफी जागरूक नजर आ रही है। हर पोलिंग बूथ पर आप देखिए महिला वोटर्स की संख्या ज्यादा है। सुबह 7 बजे जब मतदान शुरू हुए उसके पहले से महिलाएं यहाँ पहुंच गई थी। यानी हर बार जो कहा जाता है महिलाओं के लिए कि वो घर के काम खत्म करने के बाद फिर वोट डालती हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार स्थिति बिल्कुल चेंज है और इस बार मुझे लग रहा है कि महिला वोटर्स ही इस बार ये तय करेंगी कि किसकी सरकार। और ये तो देखिए, आप जो महिला वोटर्स का जिक्र कर रही हैं, बस्तर लोकसभा सीट जिस पर एकमात्र पहले चरण में छत्तीसगढ़ की सीट पर वोटिंग हो रही है, यहां पर महिला वोटर्स की संख्या पुरुषों से ज्यादा है। बिल्कुल। और 70,000 के करीब जो है महिलाएं ज्यादा हैं। और ये देश भर में महत्वपूर्ण सीट है कि इतना बड़ा अंतर जो है महिलाओं और पुरुषों के बीच में ये बहुत कम जगहों पर है। ऐसे में बस्तर में महिलाएं निर्णायक भूमिका निभाती हैं, चाहे वो किसी भी स्तर के चुनाव हो। ऐसे में लोकसभा का चुनाव है, पिछली बार इस सीट को कांग्रेस पार्टी ने जीता था, दीपक बैज यहां से सांसद बने, प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका में है, उनका टिकट काट दिया, कवासी लखमा को मैदान में उतारा, महेश कश्यप को बीजेपी ने मैदान में उतारा। तो ये ऐसे में बड़ा इस बार दिलचस्प चीज देखने को मिल रही है। वरुण सखा जी हमारे वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त सीधे जुड़ गए, आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। साथ ही सुरेंद्र वर्मा जी भी जुड़े हैं और बाकी और नेता भी जुड़ेंगे, उनसे भी आपका मैं तारुफ कराऊंगा। वरुण जी, ओवरऑल अगर 102 सीटों के साथ साथ खासतौर पर मध्य प्रदेश की 6 और छत्तीसगढ़ की 1, इन सीटों के समीकरणों को, चुनाव प्रचार के लहजों को, इन सब चीजों को अगर देखें, क्या आकलन करते हैं? देखिए, जो 7 सीटों पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की चुनाव है, अगर उनमें देखें तो 5 और 2 का अभी आंकड़ा है, जिसमें से एक सीट बड़ी अहम है, छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा में जिस तरह की ताकत भारतीय जनता पार्टी ने जो है झोंकी थी, पिछले हम 1 महीने से देख रहे थे, क्योंकि पहले फेज में है तो स्वाभाविक रूप से वहां ताकत कोई भी दल झोंकता। लेकिन छिंदवाड़ा को लेकर भाजपा का एक बहुत साफ एक नैरेटिव मैसेज जो है, भाजपा की जो राजनीति में संदेशों की जो सियासत होती है, उसका एक अहम पार्ट है। अगर छिंदवाड़ा से एक दौर चला था कि कमलनाथ भाजपा में जाने की चर्चाएं हुई थी, करीब 2 महीने पुरानी बात है। जैसे ही वो एपिसोड ठप होता है तो उसके बाद फिर छिंदवाड़ा को ऐसे ऑब्जेक्टिव में लिया जाता है, इस तरह के लक्ष्यों में लिया जाता है कि कैसे भी एन केन प्रकारेण, और उसको देखेंगे तो बहुत सारे नेताओं की जो आवाजाही भी छिंदवाड़ा में देखी गई। बहुत बड़े नेताओं का वहाँ पर जमावड़ा भी रहा। अमित शाह ने तो रात भी वहाँ पर बिताई। रात में जब वो रहे तो बताया गया कि बहुत सारी मीटिंगें की उन्होंने। तो ये जो बीजेपी के फोकस एरिया में जो 7 सीटों में है, वो सबसे ज़्यादा फोकस में है छिंदवाड़ा। रही बात छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ में अभी जिस सीट पर चुनाव है बस्तर, वो इकलौती सीट कांग्रेस के पास है। वहाँ से दीपक बैज सांसद है वर्तमान में, उनका टिकट कट गया है। अब वो एक ऐसे नेता को वहाँ पर उतारा गया है
जिनकी ज़मीनी बड़ी अच्छी पकड़ देखने को मिलती है बस्तर के, खासकर दक्षिण बस्तर में। लेकिन दक्षिण बस्तर कहने का मतलब बस्तर सीट के उस मायने में मैं बात कर रहा हूं, बस्तर संभाग के मायने में बात नहीं कर रहा हूं। तो बस्तर सीट के मायने में बात करें तो उनकी जो पकड़ दिखाई देती है वो कोंटा, दंतेवाड़ा और थोड़ा सा बीजापुर का एक हिस्सा, जहां पर उनकी पकड़ दिखाई देती है। लेकिन बाकी का जो हिस्सा है उस हिस्से में उतनी पकड़ नहीं दिखाई देती। तो भारत अभी जो मौजूदा वहां के आंकड़े हम देखते हैं तो वहां एक रेशो अगर देखें विधानसभा के मामले में तो वो रेशो बालाघाट की तस्वीर हम दिखा देते हैं। बालाघाट से भारती पारधी जो प्रत्याशी बनाई गई हैं ये वोट देने के लिए पहुंची हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसका भी हम जिक्र वरुण जी आपसे जरूर करेंगे। भारती पारधी ये पार्षद हैं और पार्षद को सीधे लोकसभा का चुनाव लड़ाना भारतीय जनता पार्टी इस तरह के प्रयोग करती रही है। बालाघाट सीट ऐसी जहां पर पिछले कुछ लोकसभा चुनाव के हम अगर फिगर्स देखते हैं तो हर बार भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर बदल कर अपने प्रत्याशी उतारे और यही वजह है कि वर्तमान सांसद का टिकट काटकर यहां पर इस बार भारती पारधी को मैदान में उतारा। इनके सामने सम्राट सारस्वत की चुनौती है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। तो ये भी सीट जिसका हम जिक्र कर रहे थे वरुण जी आपसे और जिसका अभी यहां पर रचना जी ने भी बात कही। रचना ने कहा कि छिंदवाड़ा में किस तरह से जो है कमलनाथ ने पूरा जोर लगाया, लेकिन आप इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि छिंदवाड़ा में एक तरह से कमलनाथ को पूरी तरह से वहीं पर समेट कर रख दिया गया। उसके आसपास बालाघाट, मंडला और तमाम जो महाकौशल की 4 सीटें हैं जहां पर कमलनाथ को सक्रिय भूमिका निभानी थी वो कर नहीं पाए। इसको किस तरह से देखते हैं? लेकिन मैं देखता हूं कि आप 20-22 साल के चुनाव उठाकर देखेंगे, जब 98 में उपचुनाव हुआ था और उसमें सुंदरलाल पटवा छिंदवाड़ा से उतारे गए थे। पहली बार वहां से जो है बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। लेकिन जैसे ही दूसरा चुनाव होता है, जब 1 वोट से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर जाती है तो वहीं से पटवा नहीं जीत पाते हैं। और उस चुनाव से लेकर आगे के चुनाव जब भी आप देखेंगे तो कमलनाथ जो हैं एक ऐसे नेता हैं जो छिंदवाड़ा सेंट्रिक हमेशा से रहे हैं। अगर हम ये कहें कि कमलनाथ को छिंदवाड़ा में घेर दिया गया है तो ये 2018 के बाद कहना जरूर ठीक है, लेकिन 2018 से अगर हम पहले जाते हैं तो कमलनाथ अपनी 2 पहचानें रखते हैं। एक पहचान उनकी दिल्ली और दूसरी पहचान छिंदवाड़ा। मध्य प्रदेश उनकी पहचान में बहुत बाद में जुड़ा है, जब मुख्यमंत्री बने और उससे पहले प्रदेश अध्यक्ष बने। तो इसलिए वहां पर कमलनाथ पहले के चुनाव में भी अगर आप देखेंगे तो वो छिंदवाड़ा से बाहर बहुत प्रचार करते नहीं थे, जाते थे बतौर एक स्टार प्रचारक, बतौर पार्टी के एक सीनियर नेता। लेकिन ऐसी चीजें हमें कभी भूतकाल में कभी दिखाई नहीं देती हैं कि कमलनाथ ने महाकौशल पर कोई ऐसी राजनीतिक रूप से दावेदारी की हो कि महाकौशल में मैं इतनी सीटें ला कर दूंगा या मध्य प्रदेश में इतनी सीटें ला कर दूंगा। इसलिए यहाँ पर जो घेरेबंदी वाली बात है, घेरेबंदी हमको इसलिए दिख रही क्योंकि वो वर्तमान में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश से उनका सीधा नाता हो गया है और उनका एक कनेक्टिंग जो है प्रदेश में है। इसलिए तेज जी ये बात हमको दिखाई देती है। जी बिल्कुल। महिलाओं की अगर हम बात करें, जो जिक्र हम लोग कर रहे थे वरुण जी कि महिला वोटर्स इस बार बड़ी बेहतरीन भूमिका अपनी निभा रही हैं। किसी भी सीट में आप देखिए, हर पोलिंग बूथ की स्थिति जो देखिए, सभी जगहों पर महिलाएं जो है वो बड़ी जागरूक नजर आ रही है। और देश की भी अगर हम बात करें तो पहले चरण में 21 राज्यों की 102 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। कुल जो है वो 16 करोड़ 63 लाख महिलाएं, माफ कीजिएगा, पूरे वोटर्स हैं, जिनमें से महिलाओं की संख्या ज्यादा है। 8 करोड़ 23 लाख महिलाएं जो है वो वोटर्स है। तो इस बार लग रहा है कि महिलाएं जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाने वाली है। एक और चेहरा भी दिखा देते हैं रचना, आपने सवाल किया उसके ही जोड़ते हुए, ये विवेक बंटी साहू हैं। छिंदवाड़ा से इनको प्रत्याशी बनाया गया है और हाल ही में जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तो इसी सीट से विधानसभा का चुनाव कमलनाथ के सामने लड़े और बड़ी चुनौती दी थी क्योंकि बहुत ज्यादा वोटों के अंतर से कमलनाथ ये चुनाव नहीं जीत पाए थे। और एक बार फिर से इसी युवा चेहरे को भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतारा है, पूजा अर्चना कर रहे हैं और इसके बाद जाकर ये अपना वोट कास्ट करेंगे। जी रचना, अपना सवाल कंटिन्यू कीजिएगा। बिल्कुल, हम बात महिला वोटर्स की कर रहे थे वरुण जी। जी देखिए, पिछले 2017 के चुनाव को देखिए आप, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रयोग किया। वहाँ प्रयोग ये किया कि वहाँ हालांकि कांग्रेस ने भी एक स्टेप उठाया था लेकिन वो बहुत सक्सेसफुल या सब्सक्राइबेबल स्टेप नहीं सिद्ध हुआ, परंतु भारतीय जनता पार्टी के स्टेप्स जो हैं वो सब्सक्राइबेबल सिद्ध हुए पॉलिटिकली। तो वहाँ 2017 में आपने देखा भाजपा ने पूरी तरह से महिला फोकस होकर के उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ा था। अगर उसके 5 बड़े फैक्टर्स थे तो उसमें एक महिला एक बड़ा फैक्टर था, वो सफल हुआ।
कई मुस्लिम कम्युनिटी में भी जो मुस्लिम डोमिनेटिंग जो सीट्स थी वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर जीत दर्ज की। इसका मतलब ये निकाला गया कि अगर महिला फोकस्ड होकर के भाजपा राजनीति शुरू करती है तो उसके अच्छे नतीजे आएंगे। क्योंकि भारत के अंदर सब तरह की राजनीतियां होती रही हैं और हो रही हैं, जाति की, वर्ग की, तो फिर एक जेंडर की राजनीति भी कुछ इस तरह से की जाए जिसमें पुरुष वर्सेस महिला नहीं, लेकिन महिला फोकस्ड होना चाहिए। तो उसका एक प्रयोग सफल हुआ। उसके बाद से आप भाजपा की हर नीति, रीति, रणनीति में देखेंगे कि महिलाओं को लेकर के उनका फोकस रहता है। जैसे आपने देखा विधानसभा 2023 में छत्तीसगढ़ में जो है मध्य प्रदेश का एक जो फंक्शनरी जो कॉन्सेप्ट लाए थे कि लाडली बहना, तो लाडली बहना को थोड़ा सा रिवाइज करके इसको मां से जोड़ दिया गया। और छत्तीसगढ़ में अगर मान लीजिए छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तो उसमें अगर 2-3 बड़े फैक्टर्स थे तो उनमें सबसे बड़ा फैक्टर जो है महतारी वंदन सिद्ध हुआ, क्योंकि ये मध्य प्रदेश में दे रहे थे, इनके पास एक टेस्टिमोनियल था। वैसे तो काउंटर में कांग्रेस ने भी जो है भाग्य लक्ष्मी की घोषणा की थी, परंतु टेस्टिमोनियल नहीं था, तो टेस्टिमोनियल का फायदा मिला और यहां पर 2023 में उन्होंने जीत दर्ज की और वो महिला वोटर का एक बड़ा योगदान उसमें हमने देखने को मिला है। अब हम बात कर रहे हैं आज के जो 7 लोकसभा क्षेत्रों में जहां उसमें मैं खास तौर पर अरुण जी, चूंकि स्क्रीन पर लगातार हम विवेक बंटी साहू की तस्वीरें दिखा रहे हैं, इस पर खासतौर पर चर्चा करना जरूरी है क्योंकि विवेक बंटी साहू बहुत उम्मीदें इस बार हैं और इनके लिए भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गजों ने अपनी ताकत झोंक दी है। नवीन कुमार सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त वहां पर सीधे मौजूद हैं, उनके पास चलते हैं। नवीन, विवेक बंटी साहू हम देख रहे हैं कि पूजा करने के लिए पहुंचे हैं मंदिर में और अब यहां से वोट डालने के लिए पहुंचेंगे। इससे पहले कमलनाथ अपने पूरे परिवार के साथ में हनुमान मंदिर की पूजा उन्होंने की, उसके बाद में जाकर वो उन्होंने वोट कास्ट किया है। अभी वहां पर क्या देख रहे हैं, जरा बताइए दर्शकों। देखिए हितेश, बिल्कुल बहुत नाजुक मौका है और आज विवेक साहू के लिए बड़ा दिन है और अब फिलहाल वो मंदिर में दर्शन कर रहे हैं अपनी पत्नी के साथ और यहाँ से सीधे वो अपना वोट कास्ट करने जाएंगे पूरे परिवार के साथ। विवेक साहू पर बीजेपी ने बड़ा दाव लगाया है। खुद अमित शाह ने विवेक साहू के लिए एक सभा में कहा था कि आगे चल के एक बड़ा नेता बनेगा। जाहिर तौर पर विधानसभा चुनाव में टिकट दिया, हालांकि उस वक्त उनकी हार हुई। फिर इस बार लोकसभा चुनाव के लिए विवेक साहू को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है। बीजेपी को उम्मीद है कि विवेक साहू कुछ कमाल करेंगे, कमलनाथ के किले को कमज़ोर करेंगे, कांग्रेस के सबसे मजबूत गढ़ को कमज़ोर करेंगे। तो इसी कोशिश में विवेक साहू लगातार लगे हुए हैं। चुनावी सभाओं से लेकर हर जगह वो ये दावा करते रहे कि कांग्रेस पार्टी के गढ़ होने के नाते कमलनाथ ने छिंदवाड़ा के लिए वो सब नहीं किया जो ये विजन देखते हैं। तो फिलहाल एक और बड़ा ख़ास ये तस्वीर जो टेलीविज़न स्क्रीन पर दर्शक हमारे देख रहे हैं हितेश, चूँकि कुछ देर पहले ही कांग्रेस के प्रत्याशी नकुल नाथ ने भी हनुमान जी का आशीर्वाद लिया है और अब विवेक साहू हनुमान जी का आशीर्वाद ले रहे हैं। तो हनुमान जी दोनों ही प्रत्याशियों के लिए आराध्य हैं, लेकिन ये मुश्किल है कहना कि हनुमान जी किसको आशीर्वाद देंगे। दोनों ही प्रत्याशी अपने अपने दावे कर रहे हैं, ये वादे कर रहे हैं कि अगर वो छिंदवाड़ा से सांसद बने तो बेहतर करके दिखाएंगे छिंदवाड़ा के लिए। हालांकि कांग्रेस ये ज़रूर कह रही है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और साम दाम दंड भेद से वो चुनाव जीतना जानती है और उनके कार्यकर्ताओं को परेशान किया गया है, ये आरोप लगा रहे हैं। और साथ में कमलनाथ से कुछ देर पहले जब हमने बातचीत की है हितेश, तो कमलनाथ ने कहा है कि उनको छिंदवाड़ा के लोगों पर पूरा भरोसा है। चलिए, तो कुल मिलाकर जिस तरह से हमारे सहयोगी बने हुए हैं विवेक बंटी साहू के साथ में, इस वक्त सीधे तस्वीर उनके जरिए हम दिखा रहे थे। और विवेक बंटी साहू दरअसल भारतीय जनता पार्टी का एक प्रमुख चेहरा है और उनके इर्द गिर्द सब कुछ इस बार टिका हुआ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने खासतौर पर छिंदवाड़ा सीट पर अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। तमाम दिग्गज चेहरों को यहां पर उतारा गया चुनाव प्रचार के लिए और उसका मकसद सिर्फ एक कि क्या इस बार कांग्रेस के इस किले को भेद पाने में बीजेपी कामयाब होगी। बहरहाल इस वक्त हमारे साथ में पूरा पैनल जुड़ गया है जी। बिल्कुल, ये हम अपने पैनल से आपको इंट्रोड्यूस करा देते हैं। हमारे साथ सुरेंद्र वर्मा जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ मध्य प्रदेश से घनश्याम पिरोनिया जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, आपका भी स्वागत है। फिरोज सिद्दीकी जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। और वरुण सका जी हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र जी, पहले मैं आपसे सवाल करूंगी क्योंकि छत्तीसगढ़ से आप जुड़े हुए हैं, हालांकि अब तक बीजेपी के हमारे प्रवक्ता नहीं आए हैं, लेकिन जब आप जुड़ चुके हैं तो आपसे हम इस बार कांग्रेस की चुनौतियों पर जरूर बात करना चाहेंगे, क्योंकि देखिए विधानसभा चुनाव के बाद चुनौतियां काफी ज्यादा बढ़ी हैं। एक तरफ करारी हार आप लोगों को मिली, दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव के पहले जिस तरह से अंदरूनी कलह सामने आई, इसके साथ में आपको लगता है कि आप लोग वो एक सीट भी जो आपके पास है वो बचा पाने में कामयाब रहेंगे? निश्चित तौर पर रचना जी,
जो बस्तर की असली लड़ाई है, जल जंगल जमीन, बस्तर की समृद्धि, बस्तर की संसाधन और बस्तर की संस्कृति को बेचने और बचाने की लड़ाई है। पहले भी हमने देखा जिस तरह से डबल इंजन की सरकार थी, यहाँ पर नंदराज पर्वत बेचे गए, आज भी पिछले और मुझे सांसद बना के भेजिए, मैं आपकी सेवा में तत्पर रहूंगा। ऐसा महेश जी की क्या गारंटी रहेगी चुनाव के बाद? देखिए, महेश जी का गारंटी, मोदी जी के गारंटी पे मेरा गारंटी रहेगा। और जो आज़ादी के 77 वर्ष के बाद भी जो मूलभूत सुविधाओं का अधिकार से हमारे लोग वंचित हैं, वो पूरा करना पहला प्राथमिकता होगा। लखमा जी और कांग्रेस के मुकाबले में कैसे देख रहे हैं? देखिए, लखमा जी के बारे में ज़्यादा कुछ बोलना नहीं है। लखमा जी ऐसे भी उनका मानसिक संतुलन खो चुके हैं, कुछ भी बयानबाजी कर रहे हैं, कभी मोदी जी के ऊपर, कभी पुलिस के ऊपर, कभी कलेक्टर को काले पकड़ो नेता बनोगे। वो आदमी बस्तर को जिस प्रकार से आज नक्सलवाद को बढ़ावा देने वाले लोग, अभी नक्सली और हमारे सेना जवानों के बीच में मुकाबला हुआ जिसमें नक्सली मारे गए, उसको शहादत बताने वाले लोग, कांग्रेस को लोग नक्सलवाद संरक्षण दिए, जिसके कारण सुकमा जैसे क्षेत्र में रोड, सड़क, बिजली, पानी, मूलभूत सुविधा से वंचित है। इसका जिम्मेदार कवासी लखमा। ये चुनाव बदलाव का चुनाव है, ये माना जा रहा है भारतीय जनता पार्टी ने, जैसे आपको प्रत्याशी बनाया उस लिहाज से। जी, ये बुरा बदलाव का चुनाव है, क्योंकि ऐसा बदलाव का चुनाव है कि भारत वही भारत है जो भारत माता का गौरव को किसी ने बढ़ाया तो मोदी जी ने। जो यही कांग्रेस के लोग धारा 370-35 है जैसा काला कानून भारत माता के माथे पे जो जम्मू कश्मीर तोप के रखा था, उसको किसी ने खत्म किया तो मोदी जी ने खत्म किया। इसलिए भारत का गौरव कोई बढ़ाएगा तो मोदी जी बढ़ाएगा। क्या बदलाव आएगा जी? नहीं, बस्तर में जो बदलाव आपने देखा होगा, जो आज़ादी के 77 साल में जो बदलाव नहीं था, वो बदलाव किसके कारण हुआ है? भारतीय जनता पार्टी के कारण। सदैव अटल बिहारी वाजपेयी ने छत्तीसगढ़ को निर्माण किया, संवारने का काम भी हमारा है और हमने संवारने का काम लगातार करते रहे। अब डबल इंजन सरकार के साथ फिर से संवारने और धर्मांतरण। देखिए, नक्सलवाद को खात्मा करना हमारे भारतीय जनता पार्टी का हर समय संकल्प रहा है। आप 15 साल के शासनकाल में देखें, अभी भी और अभी हमारे देश के गृह मंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि नक्सलवाद का खात्मा हम 2-3 साल वर्ष के अंदर करेंगे और हर 5 किलोमीटर में कैंप खोल के नियत नेलनार योजना के माध्यम से वहाँ को मुख्य धारा से जोड़ेंगे। उसके बाद भी कुछ लोग अगर गलत रास्ता चुनेंगे तो साम दाम दंड वेद नीति अपना के उनको खत्म करेंगे। ये है महेश कश्यप, जिन्होंने काफी स्पष्ट संकेत दिया है कि जो मुकाबला है वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच सीधा है और इसमें इस टक्कर में उनकी जीत होगी, उनका दावा है। और साथ ही उन मुद्दों को उन्होंने बताया कि चुनाव जीत। बिल्कुल, तो जगदलपुर की ये तस्वीर हमने दिखाई और एक्सक्लूसिव बातचीत इस वक्त भाजपा प्रत्याशी महेश कश्यप हमारे संवाददाता नरेश मिश्रा से कर रहे थे। और हितेश जी, जिस तरह से साफ उन्होंने किया कि भारत का गौरव अगर कोई बढ़ाएगा तो वो नरेंद्र मोदी बढ़ाएंगे और डबल इंजन की सरकार जो है वो बस्तर को संवारने का काम करेगी। सुरेंद्र जी से प्रतिक्रिया लेते हैं। सुरेंद्र जी, एक तो 2 बातें उन्होंने कही कि मोदी की गारंटी ही महेश की गारंटी है, और दूसरा उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। इस तरह की उन्होंने बयानबाजी की। प्रतिक्रिया आपकी। हितेश जी, जननेता हैं बस्तर के कवासी लखमा जी, लगातार 6 बार से विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, बस्तर के प्रभारी भी रहे और भारतीय जनता पार्टी जिसकी केंद्र में 10 साल से सरकार है, अपनी उपलब्धि बताने के लिए रिपोर्ट कार्ड के नाम पर इनके पास कुछ नहीं है। इनको बताना चाहिए वनांचल का क्षेत्र है, आदिवासी बहुल क्षेत्र है, मोदी सरकार की क्या मजबूरी थी वन अधिकार अधिनियम में संशोधन करके जल जंगल जमीन के अधिकार से वंचित किए। क्या मजबूरी थी दीपम की साइट में एनएमडीसी का नगरनार प्लांट आज भी सेल लगा के रखें। क्या मजबूरी थी कि हसदेव के जंगल डबल इंजन की सरकार में कटने लगे। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी, देखिए इनके खाने के दांत अलग है, दिखाने के दांत अलग, ये केवल आदिवासी हितों की बात करते हैं, लेकिन जब जब अवसर मिलता है आदिवासियों को उनके हक से वंचित करने का ये काम करते हैं। कमर्शियल माइनिंग देश के भीतर पहली बार मोदी सरकार ने शुरू की अपने पूंजीपति मित्रों के लाभ के लिए। जिस तरह से इनके शासनकाल में आपने भी देखा 2003 से 2018 तक बस्तर में नक्सलवाद और भाजपा का विकास साथ साथ हुआ। जितने नक्सल सप्लायर थे, धर्मेंद्र चोपड़ा, जगत पुजारा, पोडियम लिंगा, इनके भाजपाइयों से संलिप्तता मिली। और भारतीय जनता पार्टी ये बताया ना, टारगेट किलिंग का ये आरोप लगाते थे विधानसभा चुनाव से पहले। अब उस मामले में क्या जांच हुई? डबल इंजन की सरकार है। झीरम मामले में 11 साल हो गए, क्यों जांच रिपोर्ट ये ना खुद जांच करते हैं ना दूसरों को जांच करने देते हैं। भीमा मंडावी तो इन्हीं के विधायक थे दंतेवाड़ा के, उनके परिजनों को न्याय कब मिलेगा? तो मूल बात जो है, जो वनोपजों की प्रोसेसिंग होती थी, जो कोदो, कुटकी, रागी और मक्का की खरीदी उस बस्तर से होती थी, उसको डबल इंजन की सरकार आने के बाद बंद कर दिया। जिस प्रकार से वहां
वनोपजों का प्रसंस्करण होता था वो काम भी बंद हो गया। हमारे गोठानों के माध्यम से 27 लाख महिलाएं आजीविका कमाती थी, भाजपा की सरकार बनते ही वो भी बंद हो गया। बस्तर का इमली, बस्तर का काजू, बस्तर के तमाम वनोपज जो है अमेजन और फ्लिपकार्ट में बिकते थे, आज वो व्यवस्था भी गड़बड़ा गई है। तो भारतीय जनता पार्टी के फोकस में अपने पूंजीपति मित्रों का हित है। जैसे ही ये सरकार में आते हैं आदिवासियों का शोषण शुरू हो जाता है। जिस प्रकार से भाजपा के सरकार बनते ही पिछले 4 महीने में अपराध बढ़े हैं, अपराधी बेखौफ हुए हैं, तमाम तरह के तस्कर, बिचौलिए, कोचिए, रेत माफिया और जमीन के कमीशन में बेचने वाले लोगों का बोलबाला है। तो भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में इस प्रकार से अपराधियों को वापस लौटेंगे आप तक। इस वक्त फिर से एक बार रुक कर रहे हैं बालाघाट का। बालाघाट में भारती पारदी जो है वो इस वक्त अंदर जा रही हैं। अगर मैं गलत नहीं होती भारती पारदी है जी, भारती पारदी है और ये पहले वोट डाल चुके हैं और दोबारा हम आपको उनको दिखा रहे हैं कि ये अपना वोट डाल के पहले बाहर निकल चुकी हैं। भारती पारदी, जिसका हमने जिक्र भी किया था कि ये पार्षद हैं और अब इन्हें एक बार फिर से मैदान में उतारा है। एक बड़ी चुनौती जाहिर तौर पर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अक्सर अपने इस फैसले से चौंकाती रही है कि एक पार्षद को सीधे लोकसभा का चुनाव लड़ाया गया है। सम्राट सारस्वत इनके सामने है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। तो ये तस्वीरें आप सीधे इस वक्त देख रहे हैं। माफ कीजिएगा, थोड़ी देर पहले की तस्वीरें, एक्सक्लूसिव बातचीत उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले की है। हालांकि हम चर्चा कर रहे थे, लेकिन लगातार अलग अलग सीटों पर जो प्रत्याशी है वो भी पहुंच रहे हैं, वीआईपी चेहरे पहुंच रहे हैं, खास लोग पहुंच रहे हैं और सबसे इंपॉर्टेंट जनता जो है वो भी सवेरे से ही आज लाइन लगाकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही है। आपको बता दें कि आज पहले चरण का घमासान शुरू हो चुका है। सुबह 7 बजे से वोटिंग हो रही है। 21 राज्यों की 102 सीटों पर ये चुनाव हो रहे हैं, तो ये बड़ी बात है। और 102 सीटों पर फैसला होना है। हालांकि 4 जून को एक साथ 7 चरणों के चुनाव के नतीजे सामने आएंगे पूरे देश में। और जब 4 जून को नतीजे आएंगे तेजी, तो जैसे आज हम 6 बजे से इस महाबुलेटिन को कर रहे हैं और लगातार हर पोलिंग बूथ की तस्वीर हम कोशिश कर रहे हैं पहुंचाएं लोगों तक के। हमारे 7 सीटों पर, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश की 7 सीटों पर आज चुनाव हो रहे हैं और इन दोनों ही प्रदेशों की 7 सीटों पर हमारे 70 रिपोर्टर जो है वो सुबह 6 बजे से लगातार तस्वीर और एक्सक्लूसिव बातचीत हम तक पहुंचा रहे हैं। तो ये भारती पारदी है जिनसे हम बातचीत करने की कोशिश भी करेंगे, क्योंकि कुछ देर पहले उन्होंने वोट डाला है। और बालाघाट, चलिए सुनते हैं उनको। बीजेपी की प्रत्याशी भारती पारदी ने अपना मताधिकार का उपयोग किया है, वोट डाल दिया है और अब अपने संपूर्ण क्षेत्र में बूथ पर जाकर जो है मतदाताओं से मिलेगी, बातचीत करेगी और पूरी व्यवस्थाएं देखेंगी। उसके पहले हम उनसे बातचीत करते हैं। मैडम, आपने मताधिकार का उपयोग कर दिया, बालाघाट क्षेत्र में पहली बार बीजेपी ने महिला प्रत्याशी उतारा है, क्या लगता है इस पूरे माहौल में आपको कि जीत किसकी होने वाली है? आप कितनी मजबूत है इस पूरे आज के चुनाव में? निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार इस लोकसभा में महिला प्रत्याशी दी हैं और उसका हमको प्रतिसाद भी मिल रहा है। महिला होने के नाते बूथों पे जाओ तो सबको एक उत्साह है और नए व्यक्ति को जैसे दिया है, एक छोटे से कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया तो लोगों में बहुत ज़्यादा उत्साह है, खूब सारा जन समर्थन मिल रहा है। मैं सुबह से 25 से 30 बूथों पर जाके आई हूँ लोगों में इस देश को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, आदरणीय नरेंद्र मोदी के लिए, और पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाया तो लोगों में अति उत्साह है। पूरे क्षेत्र में क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी जो है, जो आरोप लगा रही है कि आप लोग प्रशासन का दुरुपयोग कर रहे हैं और प्रशासन आपके साथ है, इस तरह के आरोप अकेले बालाघाट में नहीं पूरे प्रदेश भर में लग रहे हैं? कहीं कुछ नहीं है, ऐसा नहीं। कांग्रेस का काम है मिथ्या है, ये सब बातें वो हमेशा करते रहती हैं। जहां कांग्रेस के विधायक जीत गए थे तब उन्होंने ईवीएम का भी आरोप नहीं लगाया, लेकिन भाजपा का कोई विधायक सांसद जीत जाता है तो वो ईवीएम का मामला उठाते हैं। तो कांग्रेस का काम है कहना, वो तो कहती रहेगी। कोई यहाँ से कांग्रेस के साथ साथ जो है बसपा भी मैदान में है और बसपा के जो उम्मीदवार है वो कांग्रेस की विधायक के पति हैं, मतलब घर में ही जो है बीजेपी, कांग्रेस और बसपा हो। ये उनका पारिवारिक मामला है और उनकी पार्टी का है, वो बताएंगे, मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगी। मतदाताओं से क्या अपील करेगी, क्योंकि बालाघाट में नक्सली क्षेत्र भी है और शाम 4 बजे तक वहाँ मतदान हो रहा है, बाकी क्षेत्र में 6 बजे तक मतदान? निश्चित तौर पर आपके चैनल के माध्यम से मैं हमारे लोकसभा क्षेत्र के सभी मतदाताओं से अपील करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा एक उत्साह का, जो लोकतंत्र का जो पर्व है, इसका आनंद लें। और गर्मी बहुत ज़्यादा है, अपने शरीर का, सेहत का ध्यान देते हुए जल्दी से जल्दी मतदान करें। नक्सलाइट क्षेत्र में हमारा 5 बजे तक का है संभवतः, तो 5 बजे के पहले करें और हमारे यहाँ बाकी क्षेत्रों में 6 बजे तक है। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि एकदम बिल्कुल आए और उत्साह के साथ आशीर्वाद दें मुझे भी और इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को।
तो भारती पारधी जी, चलिए, तो भारती पारधी जिन पर पार्टी ने महत्वपूर्ण जिम्मेदारी इन्हें सौंपी है और बड़ी जिम्मेदारी और बड़ा भरोसा यहाँ पर पार्टी ने इन पर जताया, क्योंकि इसके पहले यहाँ से जो वर्तमान सांसद ढाल सिंह बिसेन था उनका टिकट काटकर इन्हें टिकट दी गई है, तो निश्चित तौर पर एक बड़ा भरोसा यहाँ पर। पहली बार किसी महिला प्रत्याशी को इस सीट से मैदान में उतारा, और जैसा हम बता रहे हैं कि पार्षद थी और पार्षद से सीधा चुनाव लड़ाया। इस बीच नारायणपुर से एक बड़ी खबर आ गई। तो नारायणपुर से आपको बड़ी खबर बता दें, नक्सलियों ने नेताओं के खिलाफ एक और फरमान जारी यहां पर किया है। बीजेपी के 4 नेताओं के खिलाफ मौत का फरमान यहां पर जारी किया गया है। आपको बता दें कि कांग्रेस के 2 नेता के खिलाफ भी मौत का फरमान जारी किया। इसके पहले भी एक चेतावनी भरा पर्चा जो है, पोस्टर है, वो लगाया गया था यहां पर। रितेश जी, अशफाक इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशफाक, एक बार फिर से इस तरह के फरमान जारी किए गए, क्या कुछ इसमें लिखा गया, डिटेल जानकारी दीजिए। जी देखिए, आज लोकसभा निर्वाचन का जो है पहला चरण बस्तर में होता है और ऐसे में इलाके में चाक चौबंद की व्यवस्था है। इस बीच माओवादियों ने नारायणपुर खोड़गांव जो है अंजरेल माइंस इस इलाके में पर्चा जारी किया है और इस पर्चे में 4 भाजपा नेता जो यहाँ के हैं इनके ऊपर और 2 कांग्रेसी नेताओं के नाम से पर्चा जारी किया है। इसमें नक्सलियों ने इन्हें मौत की सजा सुनाने की बात करी है। इनके ऊपर माओवादियों ने आरोप लगाया है कि बस्तर में जो माइंस खुल रहे हैं लगातार, ये इसकी दलाली कर रहे हैं। परिवहन को लेकर भी माओवादियों ने धमकी भरा शब्द लिखा हुआ है। उसमें जो परिवहन संघ है और जो ट्रक मालिक है, चालक है, इनको भी अंतिम चेतावनी दी है। और इस पर्चे में माओवादियों ने जो पूर्व में 2 भाजपा नेताओं को मौत के घाट उतारा है, उसका जिक्र किया है। रतन दुबे और सागर साहू की हत्या माओवादियों ने उस वक्त की थी और ठीक इसी तरह इन नेताओं को भी मारने की बात माओवादियों ने की है। जी, तो अशफाक, जिस तरह से जानकारी दे रहे हैं कि एक पर्चा जारी किया गया है और यहाँ पर मौत का फरमान सुनाते हुए एक तरह से धमकी भरा पर्चा ही जारी किया गया, और अक्सर चुनाव से पहले इस तरह से पर्चे हम अक्सर देखते रहे। और चुनाव से ठीक 2 दिन पहले जिस तरह की बड़ी कामयाबी छोटे बेटिया के जंगलों में मिली है, जो अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी के रूप में जैसे देखा जा रहा है, ये फुंदेलाल सिंह मार्को की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये शेड्यूल सीट से अपना वोट कास्ट कर चुके हैं और खुद प्रत्याशी वहां से कांग्रेस पार्टी के हैं। यहां से हिमाद्री सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतारा है। आदिवासी बाहुल सीट है और पिछले 3-4 चुनाव से लगातार यहां पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती रही है, लिहाजा इस बार यहां से फुंदेलाल सिंह मार्को को मैदान में उतारा। हिमाद्री सिंह भी पहले कांग्रेस पार्टी में ही हुआ करती थी और कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई, पिछली बार लोकसभा का चुनाव लड़ाया और वो चुनाव जीत गई थी। और ये महेश कश्यप वोट डालने के समय अंदर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं बस्तर लोकसभा सीट से। इन सब के बीच चूंकि हमारे साथ में मध्य प्रदेश से भी मेहमान बने, उनका रुख करते हैं। फिरोज सिद्दीकी साहब, जानना चाहेंगे आपसे, भारतीय पार्टी को आप सुन रहे थे, काफी आश्वस्त हैं कि न सिर्फ वो बल्कि पूरे मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर बीजेपी बड़ा बेहतर करने जा रही है, क्या कुछ कहेंगे फिरोज जी? देखिए, भारतीय पारधी जी को मैं पूरी बात सुन रहा था, लेकिन वो ये नहीं बता पाए कि 7 बार से बालाघाट में भारतीय जनता पार्टी का सांसद रहा। वो ये नहीं बता पाए कि कौन सी बड़ी एक स्कीम थी, जो योजना थी, जो भारतीय जनता पार्टी लेके आई। जो नैनपुर गोंदिया बालाघाट जो रेलवे लाइन है, वो भी मनमोहन सिंह की सरकार ने पूरी कराई और वो भी हमारी ही सरकार ने जो थी, बसोरी सिंह मसराम ने उसको सैंक्शन कराया था। तो वो बताएं तो कि किस बात पे जनता इनको वोट दे। इन्होंने ऐसा कौन सा काम किया है रोजगार के लिए, इन्होंने ऐसा कौन सा काम किया है जिससे बालाघाट की तरक्की होती। कोई जवाब देगा जब समझ में आएगा। लेकिन वो तो मोदी की गारंटी, सारे भ्रष्टाचारी जो हैं वो मोदी जी के साथ हो गए, ये उनकी गारंटी थी। जो विपक्ष का आदमी है वो भ्रष्टाचारी है, जो उनकी पार्टी का है, जो उनकी पार्टी में शामिल हो जाए वो वॉशिंग मशीन है। तो कहीं भी आप चाहे बस्तर की बात करें या मध्य प्रदेश की बात करें, पूरे देश की बात करें, उपलब्धियों के नाम पर भारतीय जनता पार्टी 0 है। जनता आज उपलब्धियों की उपलब्धि के नाम पर भारतीय जनता पार्टी 0 है, पूरे देश भर की बात कर रहे हैं वो। बताइए घनश्याम जी। मुहूर्त देखी दिन तैसी, देश में कांग्रेस की लंबे समय तक सरकारें रहीं, प्रदेशों में इनकी सरकारें रहीं। इनको चाहिए था कि जैसा हमारे अभी प्रवक्ता जी बोल रहे थे, परिवर्तन विकास कराना चाहिए था। किसने रोका था इनको? किन्होंने इनके हाथ पकड़े थे? लेकिन केवल गाल बजाने से काम नहीं चलता है, काम करने से काम चलता है। और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और जब केंद्र में
या प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी हैं, तो जरा अपना चश्मा उतार करके देखो किस प्रकार से विकास हुए हैं। कांग्रेस के जमाने में सड़कें नहीं होती थी, कांग्रेस के जमाने में पीने का पानी उपलब्ध नहीं करा पाते थे आप। आपके जमाने में बिजली नहीं आती थी और आप बातें कर रहे हो विकास की, आप बातें कर रहे हो क्या किया भारतीय जनता पार्टी ने। अरे भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में, अपने घोषणा पत्र में और हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने जो जो गारंटियां दी हैं उनको पूरा किया है। और हमने अगर ये कहा कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो आज आप देखो जाकर अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण, ये हमारी सरकार की उपलब्धि है। 370 धारा हटाना ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प था। वो भी सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है, भारत की कल्पना श्रीमान सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है। ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प था, उसको पूरा अरे वो किया अखंड है। भारत पहले से ही है, तो भारतीय जनता पार्टी के बस का नहीं है। बताए कांग्रेस ने क्या किया है। और इसलिए एक बार विवेक बंटी साहू को सुन लेते हैं, एक बार सुन के वापस आ रहे हैं। विवेक बंटी साहू भाषण नहीं, उपलब्धि सुनना है। ऑडियो बढ़ाइए। घनश्याम जी लौटेंगे आपके पास। उपलब्धि सुन हूं या प्रहलाद पटेल जी हों या ये मेरा चुनाव है, तो जब भी इनको लगा कि ये हार रहे हैं तो ये षड्यंत्र रचते हैं, प्रत्याशी को बदनाम करना चाहते हैं। और अभी छिंदवाड़े में तो आप देखिए, मेरे साथ तो ईश्वर है, किस तरीके से कमलनाथ जी के नीति सचिव आर के मिगलानी षड्यंत्र रच रहे थे, उसका वीडियो सामने आया। और चाहे इंडिया टीवी के नाम से हो, एनडीटीवी के नाम से हो, आज तक हो, एबीपी हो, उनका मोनो यूज़ करके कैसी फर्जी खबरें उन लोगों ने लगाई और मुझे बदनाम करने का प्रयास किया। आज छिंदवाड़े की जनता अपने बेटे के साथ में है। मैं इनसे ही कहना चाहता हूँ कि जो आपने किया, क्या ये आपके इस कद के लायक है क्या? 45 वर्षों से आप हों, आपको छिंदवाड़े की जनता के कारण आप मुख्यमंत्री बने, लेकिन जो आपने किया छिंदवाड़े की जनता इसका जवाब देगी। एक हमारे पास भी बहुत सारी चीज़ें आई हैं, बहुत चीज़ें अभी आप बोलें आपको दे दूँगा। मॉरिशस से लोग भेज रहे हैं, दुबई से लोग भेज रहे हैं, इनके परिवार के बारे में खबरें आ रही है, लेकिन हमारी मर्यादा है। मेरे माता पिता ने मुझे स्कूल सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ा हूँ, वहाँ से जो संस्कार मिले हैं कि कभी गलत काम करना नहीं, कभी ऐसा चीज़ें करना नहीं, तो उन संस्कारों को मानते हुए मैंने कोई एक कदम ऐसे गलत कदम नहीं उठाया। मैंने तो हमेशा कमलनाथ जी कह के संबोधित किया हूँ। मेरे से डबल उम्र के हैं, जितनी उम्र मेरी उससे ज़्यादा उम्र से वो राजनीति कर रहे हैं, लेकिन इतने नीचे स्तर पे वो आ सकते हैं, ये किसी ने नहीं सोचा था। आज छिंदवाड़े की जनता इसका जवाब देगी। कमलनाथ जी कहते हैं कि छिंदवाड़ा की पवित्र भूमि को बीजेपी ने रणभूमि बना दिया है। देखिए, जिस तरीके से कमलनाथ जी ने छिंदवाड़े की जनता को अपमानित किया, इस बार सारी हदें टूट गई, सारी हदें टूट गई। नकुल नाथ जी आदिवासियों को गद्दार कहते हैं, आदिवासियों को बिकाऊ कहते हैं। आप लोग तोड़फोड़ करेंगे कांग्रेस पार्टी में? शर्म आना चाहिए नकुल नाथ जी को। जो आदिवासी अगर उसके पास पैसा नहीं है तो 4-4 दिन वो घास की रोटी बना के खाता है, क्या वो गद्दार हो सकता है? क्या बिकाऊ हो सकता है? आप अरबपति खरबपति हैं, आप प्लेन में घूमने वाले हैं, 24 घंटे ऐसी कमरे में रहने वाले हैं, क्या क्या नहीं उपयोग करने वाले हैं। आप आदिवासियों की तकलीफ परेशानी नहीं जान सकते, आप उनके दुख को नहीं जान सकते। मेरी नकुल नाथ जी आपसे विनती है, हाथ जोड़ के मेरे आदिवासी भाइयों को बहनों को अपमानित ना करें। वो हमारी छिंदवाड़े की पहचान है। गरीब हैं, कमज़ोर हैं, लेकिन ऐसे अपमान के लायक वो नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आज उनके सम्मान के लिए खड़ी है। और मैंने कहा है कि मैं संसद जाऊंगा तो ये आदिवासियों के गमछा, जो हमारे आदिवासियों है, ये मान सम्मान और उनकी आन बान शान का प्रतीक है, पीला गमछा लपेट करके संसद में जाऊंगा। अमित शाह ऐसा क्यों कहते हैं कि विवेक साहू भविष्य का बड़ा नेता है? किस तरीके से आपको वो देखना चाहते हैं? देखिए, मैं एक छोटा कार्यकर्ता हूँ और मैं राजनीति में इसलिए आया है कि सेवा भाव इसके लोगों की मदद कर सकूँ, ज़रूरतमंदों की मदद कर सकूँ। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद मिला, सम्मानीय अमित शाह जी का आशीर्वाद मिला, और जिस तरीके से उन्होंने मेरा साथ दिया है, तो वे सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में संभव है। तो विवेक बंटी साहू को इस वक्त आप सुन रहे थे। विवेक बंटी साहू ने एक बात कही, वरुण जी आपने भी सुना होगा, उन्होंने कहा कि जब मैं संसद जाऊंगा तो ये गमछा जो है ये आदिवासियों के आत्मसम्मान का, सम्मान का प्रतीक है। तो कॉन्फिडेंट हैं, वो कह रहे हैं कि मैं जा रहा हूं। और इस बार ये सीट बड़ी दिलचस्प इसलिए भी हो चली है क्योंकि आदिवासी वोटर्स की संख्या ज्यादा है, ओबीसी वोटर्स की संख्या इस सीट पर ज्यादा है, ओबीसी वोट से ही ये स्वयं आते भी हैं।
ऐसे में इस सीट के तमाम राजनीतिक जातिगत समीकरण और एक ऐसे युवा चेहरे को मैदान में उतारना, इस पूरी रणनीति को किस तरह से देखा जाए, संक्षेप में बताइएगा। देखिए, छिंदवाड़ा में भाजपा ने 10 तरह के पैरामीटर्स पर इस सीट को तौला है। सबसे बड़ा पैरामीटर होता है कि वहां पर एंटी इनकम्बेंसी का कितना बड़ा फैक्टर है। दूसरा पैरामीटर उन्होंने रखा है जाति कैलकुलेशन पर हम किस व्यक्ति को वहां पर प्रत्याशी बनाएंगे, किस तरह के व्यक्ति को बनाएंगे तो उससे ज़्यादा वो उसकी अपील रहेगी। तीसरा उन्होंने जो वहां पर देखा कि ट्राइब का एक डोमिनेशन है वहां पर। छिंदवाड़ा एक मध्य प्रदेश की बड़ी ट्राइब है, एक ट्राइबल पश्चिम में है और एक ट्राइबल पूरब में है, जिसमें छिंदवाड़ा बड़ा है। छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश का भूगोल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला है मध्य प्रदेश का। तो ये सारे ऐसे 10-12 पैरामीटर्स पर प्रत्याशी को कसा, रणनीति को बनाया और जमीन पर उतर करके एक एक सिलाई कढ़ाई बुनाई का। चलिए, इस बीच वोटिंग परसेंटेज को लेकर एक महत्वपूर्ण फिगर आ रहा है। 14% वोटिंग अब तक हो चुकी है 9 बजे तक मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर, और छत्तीसगढ़ में 9 बजे तक 12% वोटिंग हुई है। तमिलनाडु में करीब 12.5% से कुछ ज्यादा की वोटिंग अब तक हो चुकी है। तो ये वोटिंग परसेंटेज मध्य प्रदेश में अब तक का जो फिगर्स है वो सबसे ज्यादा है, 14% वोटिंग हुई है। इन सब के बीच हम मेहमानों का रुख कर लेते हैं, फिरोज सिद्दीकी साहब से भी पूछ लेते हैं। फिरोज सिद्दीकी साहब बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं विवेक बंटी साहू, कि वो कह रहे हैं कि इस बार तो सांसद बनकर वही जा रहे हैं इस सीट से, बताइए। जी फिरोज जी, अपनी बात रखिएगा। बंटी साहू ये नहीं बता पाए कि वो कौन से हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी? जी बोलिए बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है मेरी? हाँ सुन पा रहे हैं, बोलिए। हाँ, देखिए, जो बात मैंने बालाघाट के लिए कही थी वही बात मैंने छिंदवाड़ा के लिए की, कि विवेक बंटी साहू ये बताएं कि कौन से वो 2 काम हैं जो वो करेंगे, जो छिंदवाड़ा में सांसद बनते ही वो आदिवासियों का गमछा लपेट के जाएंगे, आदिवासियों के गमछा लपेट के जाएंगे। लेकिन आदिवासियों के खिलाफ काम कर रही है उनकी मोदी सरकार, जिस सरकार से वो हैं। वो आदिवासी कहते कब हैं आदिवासियों को? वो तो वनवासी कहते हैं कि आप तो कहीं बाहर से आए थे, वनों में रह रहे थे, जिस दिन वन कट जाएंगे उस दिन आदिवासी खत्म हो जाएगा। आप संविधान बदल रही है, आपकी पार्टी पर लगा रहे थे कि आदिवासियों को ठगने का काम आपकी पार्टी कर रही है। भाई, हम तो वही कह रहे हैं ना कि अब ठगा हमने है, लेकिन आप तो संविधान बदले दे रहे हैं आदिवासियों का। आप आदिवासी को आदिवासी नहीं कहते, उनका पीले गमछे की तो बात कर रहे हैं, लेकिन उनको तो वनवासी कहते हैं। आपने जो है हसदेव का जो जंगल कट रहा है, वो इसलिए कट रहा है कि चुपचाप से फॉरेस्ट एक्ट में इन्होंने परिवर्तन कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। इनको इसलिए डबल इंजन की सरकार चाहिए, इसलिए इनको 400 पार चाहिए, ताकि जो है आदिवासी दलितों का आरक्षण खत्म कर दें, बाबा साहब अंबेडकर का संविधान बदल दें, और जो है मोदी जी का अकेला जो है राज हो जाए पूरे देश में। बस यही इसीलिए है। बताए ना वो कि आदिवासियों के हक में क्या काम किया उनकी सरकार ने। गमछा तो लपेट के जाएंगे, वो अच्छी बात है, जाइए पीला गमछा पहन के। हम नाराजगी से पीले हो गए। इसके ऊपर दीजिएगा, बाकी मेहमानों के पास भी जाना है। घनश्याम जी, और ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं, ये शेहडोल की है। हिमाद्री सिंह भी वोट डालने के लिए पहुंच गई हैं। इससे पहले फुंदेलाल सिंह मार्गो को हमने दिखाया, और अभी हिमाद्री सिंह जो कि वर्तमान में सांसद भी हैं, और एक बार फिर से इनको मैदान में उतारा है भारतीय जनता पार्टी ने। जी रखिएगा अपनी बात घनश्याम जी। जी, मैं अभी फिरोज जी को समझाता साहब, मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप निश्चिंत रहें, ना संविधान बदलेगा और ना आरक्षण खत्म होगा। यही सारी बातें, यही सारे भ्रम कांग्रेस हमारे अनुसूचित जाति जनजाति भाइयों के बीच में फैलाकर, कैसे तो भी भ्रम फैलाकर उनके वोट कबाड़ने का काम कर रही है, और उसमें ये कभी सफल नहीं होने वाले हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं उनसे, आप पूछो बाबा साहब का नाम अभी ये ले रहे थे, बाबा साहब अम्बेडकर मऊ में पैदा हुए थे, मऊ में इन्होंने उनकी जन्मभूमि को सजाने का काम किया। अरे आज वहां पर मऊ में जो बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म स्थान है, वो भारतीय जनता पार्टी सरकार की देन है। और केवल वो ही नहीं, तो बाबा साहब अम्बेडकर के पंच तीर्थों को सजाकर वहां पर भव्य स्मारक बनाने का काम भी ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। अरे बाबा साहब को तो हराने का काम ये कांग्रेस ने किया। चर्चा को हम जारी रखेंगे। आपको बता दें कि 7 सीटों पर वोटिंग हो रही है फर्स्ट फेज की, सभी आदिवासी बाहुल्य सीटें हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होते हैं और लगातार चर्चा को आगे बढ़ाते रहेंगे। चलिए, ब्रेक पर जाने के पहले एक महत्वपूर्ण बात भी हम सुन लेते हैं। ये विनम्र अनुरोध करती हूँ कि लोकतंत्र के इस महापर्व में
आप सभी लोग अपनी सहभागिता अवश्य रूप से दर्ज कराएं और सशक्त देश के निर्माण में अपना अमूल्य मत अवश्य रूप से दें। क्या कहेंगे मैम, ये चुनाव जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है और ऐसे में काफ़ी सारे मतदाता पहुंच भी रहे हैं यहाँ पर मतदान करने के लिए, कांग्रेस के कैंडिडेट भी कर चुके हैं। ये चुनाव कितना महत्वपूर्ण और अपनी जीत को लेकर आप कितना आश्वस्त हैं? देखिए, जैसा कि पिछला जो हमारे केंद्र सरकार का जो पिछला 10 साल का जो कार्यकाल रहा, निश्चित रूप से ऐसे बहुत से बड़े बड़े मुद्दे जो कई वर्षों से लंबित रहे इस देश में, वो सभी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के तो 102 सीटों पर मतदान जारी है और इस वक्त आपको मतदान प्रतिशत बता दें, मध्य प्रदेश में 9 बजे तक का वोटिंग परसेंट 14% है। वहीं छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो बस्तर सीट में चुनाव हो रहे हैं, मतदान हो रहे हैं, 12% अब तक वोटिंग हुई है। अब सीट वाइज भी आपको बता दें, छिंदवाड़ा में 14.39%, तो वहीं जबलपुर में भी लगभग 13.5% वोट डाले हैं। मंडला में अब तक सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंट यहाँ पर नजर आ रहा है, 16% से भी ज्यादा यहाँ पर वोटिंग हो चुकी है। शहडोल में 13, तो सिधी में 11.93% लोगों ने वोट डाल लिया है। राजस्थान में अब तक 10.67% वोटिंग हो चुकी है। तो एक अच्छे संकेत यहाँ पर नजर आ रहे हैं हितेश जी, और जिस तरह से जो तस्वीरें भी सामने आ रही है वो भी बड़ी अच्छी और बड़ी सकारात्मक तस्वीरें हैं, क्योंकि लगातार जो है पोलिंग बूथ पर लोग पहुंच रहे हैं, महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। छत्तीसगढ़ में 12%, तो वहीं देखिए जनता तो पार्टिसिपेट कर ही रही है, लेकिन इसके साथ ही देखिए वीआईपी जो चेहरे हैं वो भी नजर आ रहे हैं, एक्टर हो, मुख्यमंत्री हो, सभी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। रजनीकांत सबसे पहले चेहरे पर, चूंकि ये तमिलनाडु के चेन्नई सीट पर वोट डालने के लिए पहुंचे, और उसके साथ ही आप राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को देख रहे हैं जो कि जयपुर सीट पर अपने पोलिंग बूथ पर वोट डालने के लिए पहुंचे। उसके अलावा बीजेपी नेता टी सौंदरराजन को भी आप इस वक्त देख रहे हैं। ये महत्वपूर्ण चेहरा है, इससे पहले तेलंगाना की राज्यपाल रह चुकी हैं और इस बार ये दक्षिण सीट, चेन्नई की दक्षिण सीट से मैदान में उतारी गई है बीजेपी की तरफ से। उसी तरह से आप छत्तीसगढ़ के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण देव सिंह को देखा, विवेक तनखा कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी वोट डालने के लिए पहुंचे। बिल्कुल, तमाम लोग जो है वो वोट डाल रहे हैं। और IBC 24 इस बीच जब ये सारी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, तो इसके साथ ही ये भी आपसे अपील करते हैं कि अगर इस वक्त आप टीवी स्क्रीन देख रहे हैं तो आप भी वोट जरूर डालिए। एक और तस्वीर आपको दिखा दें, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, जिनकी सबसे पहली तस्वीर सामने आई थी, सबसे पहले वोट इन्होंने ही डाला, और ये बहुत अच्छी बात है। नागपुर में इन्होंने अपना वोट डाला जहां से नितिन गडकरी प्रत्याशी है। बिल्कुल, और इसके साथ ही के अन्नामलाई ने भी अपना वोट डाला, ये भी अल सुबह यहां पर पहुंच चुके थे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं तमिलनाडु के पी चिदम्बरम की तस्वीर हमने आपको तक पहुंचाई, उन्होंने भी सुबह सुबह वोट डाला। पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं और आज अपने अधिकार का, अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन उन्होंने किया है। इसी तरह से छिंदवाड़ा में कमलनाथ ने, यानी पूर्व सीएम मध्य प्रदेश के, इन्होंने भी अपना वोट डाला, अपने पूरे परिवार के साथ वोट डालने के लिए पहुंचे। वहीं कवासी लखमा जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी है बस्तर लोकसभा सीट से, इन्होंने भी सुबह सवेरे पहुंचकर अपना वोट कास्ट किया है, अपनी पत्नी के साथ ये पहुंचे थे पोलिंग बूथ पर। और वहीं मोहन मरकाम जो पूर्व PCC अध्यक्ष रहे हैं कांग्रेस के छत्तीसगढ़ में, इन्होंने भी अपना वोट डाला है। तो ये 6 तस्वीरें आप तक हमने पहुंचाई कि किस तरह से सभी जो है वो अपना वोट डाल रहे हैं। चलिए, इस बीच हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता छत्तीसगढ़ से राहुल टिकरिया भी जुड़ गए हैं, तो छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं। और चलिए, अच्छा, उनसे संपर्क हमारा कट गया है, लेकिन सुरेंद्र जी, हम बस्तर को लेकर खासतौर पर जिक्र कर भी रहे थे कि कांग्रेस के पास में फिलहाल जो इस चरण की ये सीट जो है ये कांग्रेस के पास में है, लेकिन इस बार प्रत्याशी बदल दिया गया। कवासी लखमा को मैदान में उतारा जो लगातार 6 बार से कोंटा से विधायक रहे हैं, जमीन पर उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने तमाम दिग्गजों को यहां पर मैदान में उतारा। बस्तर में क्या कुछ खास फैक्टर है जो आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी के पक्ष में रह सकता है? हितेश जी, बस्तर का सबसे बड़ा विषय जो है जल जंगल जमीन से जुड़ा हुआ है। वहाँ के माइनिंग है, वहाँ के संसाधन है, वहाँ की संस्कृति है। जिस तरह से पूर्ववर्ती सरकार में आपने देखा देवगुड़ी और घोटुल जो बस्तर की पहचान होते थे, हमने संस्कृति विभाग के माध्यम से उसको सहेजने का काम किया। जिस तरह से डबल इंजन की सरकार में आदिवासियों पर अत्याचार होते हैं, जिस तरह से वन अधिकार अधिनियम में संशोधन हुए, और सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी एक तरफ दावा करती है विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का, लेकिन आज छत्तीसगढ़ में कितने कमजोर स्थिति में है ये सर्वविदित है। भाजपा जिस प्रकार से आरोप लगाती थी, जगदलपुर की महिला महापौर थी, आपको याद होगा, कुछ समय पहले तक ये अविश्वास प्रस्ताव लाए, उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाए, उसके बाद अपनी पार्टी में शामिल कर लिए। तो भाजपा आज छत्तीसगढ़ में इतनी कमजोर स्थिति में है कि दलबदल कराने के लिए, जिसको दलबदल को अच्छा नहीं समझा जाता सामान्य तौर पर, लेकिन भाजपा पूरी तरह से उसी पे आश्रय है। आपकी पार्टी से थी वो भी ये कह रही है कि कांग्रेस पार्टी में सम्मान नहीं मिला इसलिए बीजेपी में चले। खैर, ये आरोप प्रत्यारोप की बात है, लेकिन एक और महत्वपूर्ण विषय जिससे आपने अलग अलग मुद्दों का जिक्र किया वो है धर्मांतरण।
ये एक ऐसा विषय है जिसमें एक तरह से अगर हम कहें कि विधानसभा चुनाव में इस एक मुद्दे ने बस्तर में कांग्रेस की बाजी को पलट कर रख दिया तो कोई गलत बात नहीं होगी। धर्मांतरण के प्रमुख चेहरे रहे महेश कश्यप को इस बार फिर से मैदान में यहां पर बीजेपी ने उतारा है। क्या आपको लगता है कि एक बार फिर से ये सेंटिमेंट जो बीजेपी के साथ गया था वो चुनौती बनेगा इस बार? हितेश जी, धर्मांतरण के खिलाफ छत्तीसगढ़ में अविभाजित मध्य प्रदेश के समय से ही कानून है। नितिन देश का लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव हम बड़े उत्साह के साथ मना रहे हैं और मेरा विश्वास है कि हमारे पूरे देश के नागरिक ये जो मतदान का अधिकार है ये उनका कर्तव्य भी है और एक प्रकार से एक जिम्मेदारी भी है और देश के सभी लोग मतदान का अधिकार पूरी तरह से उसका उपयोग करेंगे। और नागपुर में मैं ख़ास तौर से मतदाताओं को अपील करूंगा कि यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है इसलिए जल्दी आकर वो वोटिंग करें और निश्चित रूप से मेरा विश्वास है कि पिछले बार 54% वोटिंग हुआ था, इस बार 75% तक वोटिंग ले जाने का हम सबका संकल्प है, उसमें हम कामयाब होने की कोशिश करेंगे और मैं इस चुनाव में निश्चित रूप से प्रत्याशी हैं बीजेपी के, 2 बार के सांसद रह चुके हैं और इस बार हैट्रिक की चाह में नितिन गडकरी को हम सुन रहे थे। सुरेंद्र वर्मा जी, आप पर वापस लौटेंगे, क्या कह रहे थे आप? रचना जी, जिस प्रकार से धर्मांतरण के संबंध में हितेश जी ने कहा, ये सिलेक्टिव पॉलिटिक्स है भारतीय जनता पार्टी का। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने 1 साल पहले केंद्र की मोदी सरकार को कहा कि केवल 9 राज्यों में धर्मांतरण के खिलाफ कानून है। आज पूरे देश की समस्या है धर्मांतरण, पूरे देश में कठोर कानून लाएं। 1 साल हो गए इनके पास में, जब सरकार थी, जब इनके पास बहुमत थे, तब 12 कानून श्रमिक विरोधी एक दिन में पास कर लिए। जो इनके मित्रों के हित में था वो तत्काल लागू कर दिए, लेकिन देश के लिए कठोर कानून ये नहीं बनाया। इसका साफ मतलब है रचना जी कि भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य धर्मांतरण रोकना नहीं है, केवल सांप्रदायिक उन्माद फैलाना, इस प्रकार के मुद्दों को हवा देना। इनको समस्या धर्मांतरण से नहीं है, इनको अपना वोट बैंक बचाए रखना है। नारायणपुर में जो हमले हुए, भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष पकड़ा गया, एसपी पर पथराव करते पाए गए। तो भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में आती है, बांटने और काटने की इनकी पुरानी नीति है। जब अंग्रेजों के साथ हुआ करते थे तब से लेके आज तक जो है भारतीय जनता पार्टी इसी प्रकार से विद्वेष उत्पन्न करना, उन्माद फैलाना, और ये इनका एजेंडा रहा है। अभी तो डबल इंजन की सरकार है, ले आते कानून और 4 महीने में एक भी प्रकरण ये बताए कि ये हो तो। और जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव के पहले ये टारगेट किलिंग का उसी तरह से आरोप लगाते थे, क्या हुआ जांच में? कोई जांच ये करवाए तो भारतीय जनता पार्टी। कई सारे आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल रहा है और तमाम पार्टी के नेताओं ने, दिग्गजों ने जाकर अपनी बात जनता के बीच रख दी और अब जनता की बारी है। जनता आज ईवीएम पर मोहर लगा रही है, बड़ी संख्या में वोटिंग हो रही है। और बाबा रामदेव को हम दिखा रहे थे, ये भी उत्तराखंड की सीट पर वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। साथ में बालकृष्ण भी नजर आ रहे हैं और ये तस्वीरें लगातार हम दिखाते रहेंगे। इन सब के बीच में एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद भी हमारी खास पेशकश लगातार जारी है।